हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा धौलपुर। आज आपके सामने फिर राजस्थान इतिहास का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं राजस्थान इतिहास की। पहले में हमारा परिचय हो गया था, जिसमें हमने विश्व के, भारत के और राजस्थान के जनकों के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में, कब कब उनकी पुस्तकें उनके बारे में पढ़ लिया। सेकंड, हमने इतिहास का विभाजन काल के बारे में पढ़ा था। आज अपन तीसरा लेकर के आ रहे हैं। तीसरा पढ़ेंगे अपन दोस्तों शिलालेखों के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शिलालेखों की जानकारी आवश्यक है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। बहुत अच्छा कंटेंट आएगा आपको, चाहे आप आरएस दे लोगे, चाहे आप आरएस फ्री दो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट कोई सा भी दो टीचर में, पटवा, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, एलडीसी, जो भी आप एग्जाम दोगे, यहाँ मैटर जो मिलेगा आपको सफिशिएंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपको शिलालेख इतने कराऊंगा, शायद आपको किसी कोचिंग संस्थान में अभी तक लिखाए नहीं गए होंगे आपको। मैं आज आपको कम से कम मेरी 5 या 6 क्लासेस शिलालेख की होंगी। एक भी शिलालेख मेरे सिलेबस से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शिलालेख होते क्या है। शिलालेख है पत्थर की शिला, पत्थर की शिलाओं, दीवारों या स्तंभों पर जो जानकारी लिखी होती है, इनके ऊपर जो जानकारी लिखी है या जो भी लिखा हुआ है, या इनके ऊपर आप ये मान लो जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वो लिखा हुआ ही क्या कहलाएगा? आपका शिलालेख कहलाएगा दोस्तों। इसी को आप शिलालेख कह दो, इसी को आप अभिलेख कह दो। ठीक है ना दोस्तों। देखो अब इसी शिलालेख में या अभिलेख में किसी राजा की यशोगान, किसी राजा का यशोगान लिखा हो। क्या लिखा हो दोस्तों? यशोगान, यानी कि उसकी जीत, राजनीतिक व्यवस्था उसकी राज्य में कैसी थी, राज्य के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, किस राजा के प्रति उसके कैसे उसके व्यवहार रहते थे, किस किस राज्यों को उसने जीता था। जितनी भी उसके यशोगान लिखा हो, उसके बारे में उसकी प्रशंसा लिखी गई हो, वो ही क्या कहलाती हैं? या यशोगान लिखा हो। जिस शिलालेख पर किसी राजा का यशोगान लिखा हो, ठीक है दोस्तों, वही क्या बन जाती है? प्रशस्ति बन जाती है। प्रशस्ति कोई अलग नहीं होती है, प्रशस्ति भी पत्थर पर लिखी हुई जानकारी ही होती है। वो बस उस पर यदि राजा का यशोगान लिखा है तो वो प्रशस्ति बन जाती है, बाकी और कुछ लिखा हुआ है तो वो शिलालेख या अभिलेख रह जाए। हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो इसका शिलालेखों का अध्ययन। इसका अपन यदि अध्ययन करते हैं तो अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों एपिग्राफी। ठीक है दोस्तों, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अपन का एपिग्राफी कहलाता है। और उसके अपन चलें एपिग्राफी या फिर एपिग्राफिक बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है दोस्तों, अब आगे चले अपन बात तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख कहां से आया या किसने बनवाए थे? तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो है अशोक ने बनवाए थे। कैसे बनवाए थे? एक था यूनानी ईरान का शासक, ईरानी शासक कौन था दोस्तों? वो था दारा प्रथम। ईरानी शासक दारा प्रथम के से प्रेरणा लेकर या प्रेरित होकर, दारा प्रथम से प्रेरित होकर किसने? अशोक ने शिलालेख बनवाए थे। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरित होकर अशोक ने शिलालेखों का बनवाना शुरू प्रारंभ किया था भारत में। ठीक है दोस्तों, मौर्य शासक था। अपन चलते हैं अब आगे। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेख हमको 4 भाषाओं में मिलते हैं। एक है यूनानी,
ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक। ठीक है दोस्तों, ये 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं अपन को। अपन बात करते हैं भारत में, तो भारत में जितने भी शिलालेख मिलते हैं दोस्तों, सारी भाषा मिल जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में सर्वप्रथम मिला था। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत का अभिलेख कहाँ मिला था? भारत में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख मिला था। अभिलेख कहाँ मिला? अभिलेख ये मिला तो ये इसका वो था शक शासक रुद्रदामन। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख शक शासक रुद्रदामन, जो गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिल रहा है। गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख था, वो शक शासक था। शक शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन कहाँ का शासक था? गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ का गुजरात का था, जो जूनागढ़ अभिलेख वहां से संस्कृत भाषा का, यानी जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अपन भारत में अब करते हैं, सॉरी राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं अपन शिलालेखों की अपन अभी धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बड़ली शिलालेख। ये है दोस्तों तुम्हारा बड़ली शिलालेख अजमेर में। बड़ली शिलालेख अजमेर 443 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसकी खासियत, पहली चीज, ये शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। ठीक है दोस्तों, और बात इसके बारे में दूसरी बात है, ये भारत के प्रियवा शिलालेख है। प्रियवा शिलालेख के बाद, भारत के प्रियवा शिलालेख के बाद में दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है ये भारत का। भारत में बात करें तो भारत में पहला सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? प्रियवा शिलालेख है। और दूसरे स्थान पर किसका आता है? बड़ली शिलालेख, अजमेर वाले का नंबर आता है। यदि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली शिलालेख, जो कि अजमेर में है, और ये 443 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। अब आता है दोस्तों दूसरा है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख ये है दोस्तों नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़। इसका समय काल देखा जाए, इसका समय काल है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दोस्तों, यह ब्राह्मी एवं संस्कृत लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मी और संस्कृत में लिखा है। और इसके बारे में बात की जाए तो इसका एक टुकड़ा कहां रखा हुआ है? इसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। या इससे
वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है ये। और बात करें इसके बारे में तो इसको सर्वप्रथम बी आर भंडारण ने पढ़ने की सफलता हासिल की थी। ब्राह्मी संस्कृत लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। उदयपुर संग्रहालय में इसका रखा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय सबसे प्राचीनतम शिलालेख है ये, और इसको सर्वप्रथम डी आर भंडारण द्वारा पढ़ा गया था। डी आर भंडारण को इसकी सफलता मिली थी, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नानसा युग स्तंभ लेख नादसा गांव भीलवाड़ा दोस्तों, ठीक है। ये देखो इसका टाइम काल है 225 ईस्वी पूर्व। इसकी अपन बात करें टाइमिंग है इसकी 225 ईस्वी पूर्व नहीं सो दोस्तों, खाली ईसा, ठीक है ना। अब ये देखो दोस्तों इसका का ये विक्रम संवत 285 को, विक्रम संवत 285 चैत्र पूर्णिमा को विक्रम संवत 285 चैत्र पूर्णिमा को कहा किसके द्वारा सोम द्वारा रचना की गई, ठीक है दोस्तों। विक्रम 285 चैत्र पूर्णिमा सोम द्वारा इसकी रचना कर दी गई थी। और बात करते इसके बारे में तो उत्तरी भारत में जो पौराणिक यज्ञ होते थे, उत्तरी भारत में पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। उत्तरी भारत में पौराणिक यज्ञों की जानकारी भी यहीं से मिल रही है दोस्तों। नानसा युग स्तंभ लेख 285 सब नानसा का भीलवाड़ा विक्रम संवत 285 चैत्र पूर्णिमा को सोम द्वारा रचना की गई। उत्तरी भारत में पौराणिक यज्ञों की जानकारी भी अपन को इसी स्तंभ लेख से मिलती है, नानसा युग से। स्तंभ स्क्रीनशॉट ले लिया अब अगला। बरनाला स्तंभ लेख इसका ये है बरनाला जयपुर। इसका अपन टाइम पीरियड देखते हैं। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों अपना 227 ईस्वी पूर्व, ठीक है दोस्तों। ये देखो कुछ भी नहीं है, ये स्तंभ लेख कहां लिखा हुआ है, आमेर में। आमेर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। अब बात करते हैं अपन दूसरा बड़वा शिलालेख। ये दोस्तों है कोटा 239 ईस्वी पूर्व, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें एक तो अपतोताम यज्ञ का वर्णन है। अपतोताम यज्ञ का इसमें वर्णन है। अपतोतम यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। अपतोतम यज्ञ के बारे में ये कैसी है, अतिरात यज्ञ है। ये अतिरात यज्ञ है। ये अतिरात यज्ञ होने के साथ साथ ये कैसी है, ये एक दिन चल करके दूसरे दिन चलती है। एक दिन चलकर दूसरे दिन चलती है, यानी कि यज्ञ रात को नहीं चलती है दोस्तों।
आज जैसे यज्ञ शुरू हुआ, पूरे दिन भर यज्ञ की आहुतियां दी गई, रात को बंद हो जाएगी, अगले दिन फिर दी जाएगी इसमें आहुति। अतिरात का अर्थ होता है भाईचारा। अतिरात भाईचारे का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। इस यहां से, इस स्तंभ लेख से अपन को जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है अपन को किसकी? वैष्णव धर्म के बारे में काफी जानकारी मिलती है इससे। वैष्णव धर्म के बाद में और बात करें अपन, तो वैष्णव धर्म के बारे में और आ जाओ आप, तो यज्ञ द्योतक बताया गया है इसको। यज्ञों के बारे में बड़वा शिलालेख से काफी जानकारी हमको मिलती है। ठीक है दोस्तों, अपन फिर बाद में बरनाला स्तंभ लेख 227 ईस्वी पूर्व, बरनाला जयपुर में, जो कि आमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। बड़वा शिलालेख कोटा में 239 ईस्वी पूर्व, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इससे यज्ञ द्योतक शिलालेख है, यानी कि यज्ञ के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसमें एक अप्तोताम यज्ञ है, त्रिरात्र यज्ञ होती है, त्रिरात्र अप्तोताम यज्ञ, यानी कि त्रिरात्र अप्तोताम यज्ञ का वर्णन है इसमें। और ये अतिरात यज्ञ है तथा ये एक दिन चलकर दूसरे दिन चलती है, और अतिरात का अर्थ होता है भाईचारे का। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अपन देखते हैं अपन दूसरा शिलालेख, तो वो है दोस्तों बिचपुरिया शिलालेख। बिचपुरिया शिलालेख, ये शिलालेख बिचपुरिया गांव में उणेयारा टोंक में इसका कार्य का समय है दोस्तों 224 ईस्वी। दोस्तों इसके बारे में यहाँ से हमको जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है इस शिलालेख, बिचपुरिया शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है। वो जानकारी मिलती है क्या? यज्ञानुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञानुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है। बिचपुरिया शिलालेख है, बिचपुरिया उणेयारा टोंक में 224 ईस्वी में मिला है, और ये यज्ञानुष्ठान के बारे में इसकी जानकारी अपन को मिलती है यहाँ से। दूसरा है विजयगढ़ स्तंभ लेख। विजयगढ़ स्तंभ लेख भरतपुर में। विजयगढ़ स्तंभ लेख दोस्तों अपन का भरतपुर के 371 ईस्वी में ये मिला। और बात करें अपन यहां से दोस्तों, जो जानकारी मिलती है इस विजयगढ़ अभिलेख से, अपन को जानकारी वो मिलती है राजा विष्णुवर्धन के पुत्र, विष्णुवर्धन के कौन है विष्णुवर्धन का पुत्र? यशवर्धन ने क्या किया? यशवर्धन ने किया था भाई साहब एक यज्ञ, और वो यज्ञ क्या किया था? यज्ञ का नाम क्या था? वो था पुंडरीक यज्ञ। तो दोस्तों विजयगढ़ स्तंभ लेख भरतपुर से 371 ईस्वी कालक्रम में समय इसका। राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशवर्धन के द्वारा किए गए यज्ञ के, और यज्ञ कौन सी है? पुंडरीक यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। वो कहां से मिलती है अपन को? विजयगढ़ से। तो स्क्रीनशॉट लो आप। तो दोस्तों आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके और आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही शानदार होंगे। अब आते हैं अपन नगरी शिलालेख। नगरी शिलालेख कहां से है? ये चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़, समय देखें तो 424 ईस्वी। यह नगरी शिलालेख अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। नगरी का संबंध किससे बताते हैं? नगरी का जो संबंध है वो विष्णु की पूजा से बताते हैं। विष्णु की पूजा से रखा हुआ है। नगरी का संबंध विष्णु की पूजा से बताया जाता है। दूसरा अपन का आता है चित्तौड़ के 2 खंड लेख हैं।
चित्तौड़ के 2 खंडलेख ये चित्तौड़ दुर्ग से प्राप्त हुए हैं, चित्तौड़ दुर्ग से, जो कि 532 ईस्वी के हैं। और इसके बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है, जिनसे हमको जानकारी मिलती है, और वो जानकारी मिलती है अपन को किसकी, तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में क्या, मंदसौर के शासकों का, मंदसौर के शासकों द्वारा, इन्होंने क्या किया, मंदसौर के शासकों ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार, चित्तौड़ पर क्या कर लिया भैया, अधिकार कर लिया था। यानी कि चित्तौड़ के जो खंडलेख मिले चित्तौड़ दुर्ग से 532 ईस्वी के 6ठी शताब्दी में मंदसौर के शासकों द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अपन को यहां से। दूसरा है विजयगढ़ लेख, विजयगढ़ लेख, सॉरी बसंतगढ़ लेख सिरोही, बसंतगढ़ लेख सिरोही, बसंतगढ़ लेख सिरोही। और ये है बसंतगढ़ लेख सिरोही, जिसका टाइम पीरियड है 625 ईस्वी पूर्व। इसके बसंतगढ़ लेख से आपको जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी मिल रही है अपन को, और वो जानकारी क्या है, राजा वर्मताल के टाइम पर जो सामंत प्रथा थी, राजा वर्मताल के समय में जो सामंत प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी अपन को मिलती है किससे, बसंतगढ़ लेख से। तो दोस्तों देखो एक बार, नगरी शिलालेख चित्तौड़ के 424 ईस्वी पूर्व में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। नगरी का संबंध विष्णु की पूजा से है। चित्तौड़ के 2 खंडलेख मिले, चित्तौड़ दुर्ग 532 ईस्वी के हैं। 6वीं शताब्दी में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है 6वीं शताब्दी में मंदसौर के शासकों का चित्तौड़ पर अधिकार के बारे में। दूसरा है, अगला है बसंतगढ़ लेख सिरोही 625 ईस्वी में। राजा वर्तमान के टाइम पर जो सामंत प्रथा, तो सामंत प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी किससे मिलती है, बसंतगढ़ लेख से। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवा चैनल को। बगल में नोटिफिकेशन की बेल है, उसको भी दबा दो, जिससे आपके पास जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आप बस सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अगला वीडियो आने तक जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके पास कंटिन्यूअस। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।